being the back with feature intended for that version being the backported to the latex 2e since 2018. This is the history of the latex. First we are talking about the uh, some history related to the latex, then we start how to write latex using the software. Second one is the what is the latex. Latex is the software system of typesetting document. Latex is widely used in the academia for the communication and publication of scientific document and technicals note taking in many fields, owing partially to its support for complex mathematical notation. It also has a prominent role in the preparation and publication of books and articles that contain complex multigenual materials such as Arabic and Greek. LaTeX used the text typesetting program for the formatting its output and is itself written in the text macro language. LaTeX can be used as a standalone document preparation system or as an intermediate format. In the latter role, for example, it is sometimes used as part of pipelines for translating doc books and other XML based format for PDF. The typesetting system offer programmable desktop publication feature and extensive facilities for automating more aspects of typesetting and desktop publication, including numbering, cross-referencing of table and figures, chapter and sections, handling graphics, page layout and indexing and bibliography. जैसे हम हम लोग जब वर्ड पे लिखते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि उसको लेफ्ट जस्टिफिकेशन राइट जस्टिफिकेशन नहीं होता, उसको हमें सेट करना पड़ता है। और जब भी हम उसको दूसरे कंप्यूटर में जाके पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे कंप्यूटर पे ले जाते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज चेंज हो जाती है। लेकिन लैटेक्स में क्या होता है, लैटेक्स में केवल हमें इसकी जो फाइल जनरेट होती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है और इसका जो फॉर्मेटिंग होती है वो आप कहीं भी ले जाइए, वो चेंज नहीं होती, एक जैसी ही सेम रहती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या हो, इसमें वर्ड्स वर्ड में हम लोग इक्वेशन टाइप जब इक्वेशन टाइप करते हैं तो उसमें बहुत मतलब दिक्कत होता है कि हम लोग इक्वेशन एडिटर्स का यूज करते हैं और जो सारी इक्वेशंस होती हैं पूरे डॉक्यूमेंट में उनका डिफरेंट फॉन्ट एंड डिफरेंट साइज होता है। लेकिन लैटिक्स में स्पेशली इक्वेशंस टेबल और के लिए बनाई गई, तो यहाँ मतलब कि इसमें सेम साइज की ही पूरे डॉक्यूमेंट में हमारी इक्वेशंस आएंगी, टेबल टेबल आएगी। जैसे हमने कोई फिगर ऐड किया तो वो फिगर चेंज हो जाता है, उसकी पेज शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन लैटिक लैटिक में आप जहाँ उसे सेट कर देंगे वो वहीं रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लैटिक्स का इंपॉर्टेंट थिंग है, ये देखो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लैटिक्स। हम अभी आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा और नेक्स्ट में हम लोग इसको हैंड्स ऑन करेंगे। देखिए ये जैसे ये हमारा एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है। जैसे हम लोग वर्ड पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। पहले हमने लिखा डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, आर्टिकल की जगह आप पेपर लिख सकते हैं, ए4 पेपर लिख सकते हैं। और फिर है यूज पैकेज एमएस मैथ, एएमएस मैथ मतलब मैथमेट एएमएस मैथ जो ये हमारा क्या कहते हैं पैकेज है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए ऐड किया। फिर टाइटल टाइटल आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे टाइटल में इसमें स्लैश लैटिक्स, स्लैश इज बैक स्लैश लैटिक्स लिखा है इसमें। जैसे टाइटल में आपने कोई भी नाम डाला, जैसे यू सपोज यू आर राइटिंग अबाउट द आगरा यूनिवर्सिटी, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। फिर नेक्स्ट क्या है, बिगिन डॉक्यूमेंट। जब जो भी चीज बिगिन से शुरू होगी वो खत्म हो जाएगी एंड डॉक्यूमेंट, जैसे बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा मेक टाइटल। मेक टाइटल में मेक टाइटल, टाइटल बनाया, टाइटल में लिखा लैटिक्स इज ए डॉक्यूमेंट, ये सब उन्होंने टाइप किया। और लास्ट में बिगिन अलाइन और बिगिन अलाइन और एंड अलाइन मतलब दिस इज द कमांड फॉर राइटिंग द इक्वेशंस। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाया। और आपको राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ये हमारा जो
लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, और राइट हैंड साइड में इसका क्या है, आउटपुट दिख रहा है कि जब हम ये वाला कमांड यूज करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में इस इस टाइप का हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट आएगा जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। ये और आप इस राइट हैंड साइड वाले जो हमारा फाइनल फॉर्मेट है उसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए एक बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 का जो साइज है बिल्कुल सेम है, सेम स्टैंडर्ड साइज है। दोनों में, दोनों के फ़ॉन्ट्स में चेंज नहीं है। से और आप टेक्स्ट को देखिएगा, टेक्स्ट में लेफ्ट और राइट दोनों ही जस्टिफाइड है। एक एक ही सीक्वेंस में लेफ्ट है और एक ही सीक्वेंस में राइट है। ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लैटिस, और ये हमारे एमएस वर्ड से यहाँ ये डिफ़र करता है। एमएस वर्ड के अलावा भी जितने भी हमारे राइटिंग टूल हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, वो उन सब से ये बेटर है, क्योंकि सभी में हमें लेफ्ट टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट जस्टिफाई करना पड़ता है। इक्वेशंस में इश्यू आते हैं जो हमें लैटिक्स में हमको नहीं मिलता। थर्ड वन थर्ड वन हमारा इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम कौन-कौन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हमारे हैं जो हम लैटिक्स को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो लैटेक्स को राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे हमारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हमारा जैसे हमारा एमएस ऑफ़िस है, वो फ्री नहीं है, वो पेड है, लेकिन हमारे लैटेक्स के सारे सॉफ्टवेयर हमारे फ्री हैं। इसमें 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और उसे यूज़ कर रहे हैं। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, तो दूसरे सिस्टम में भी लैटिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये रन करेगा। और सेकंड हमारा सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एक हमारा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम जिसे बोलते हैं ओवरलीफ। ओवरलीफ में क्या होता है कि आप उस पे टाइम आपने अपनी कोई फ़ाइल बनाई और उस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसे आप अपने दूसरे कलीग को शेयर कर सकते हैं। ओवरलीप में जो हमारा ट्रायल वर्ज़न होता है, जो ट्रायल वर्ज़न में क्या होता है, इसे एक हम अपने कोलैबोरेटर्स को आप शेयर कर सकते हैं। मतलब वो वन टू वन मैपिंग है कि एक आपने दूसरे कोलैबोरेटर को शेयर कर दिया। लेकिन जो इसके प्रीमियम वर्ज़न है, इफ यू परचेज़ द ऑनलाइन वर्ज़न, तो आप उस जैसा परचेज़ करेंगे उतने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये मैं मतलब मेरा मतलब है कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फ़ाइल को कैरी करने के लिए पेन ड्राइव या ईमेल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप जिसको भी शेयर करना है उसकी ईमेल आईडी को डाल दीजिए, और उसका दोनों लोगों का ओवरलीव अकाउंट होना चाहिए, और उसके अकाउंट पर अपीयर हो जाएगा। तो आप 2 लोग एक जो ट्रायल वर्ज़न में हैं, 2 लोग एक साथ उसको टाइप कर सकते हैं। ये मैंने जो मुझे बताया गया था कि आप लोगों को क्वेश्चंस देने, ये मैंने एक क्वेश्चन है, लैटिक्स इज़ क्रिएटेड इन ईयर। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने उसमें चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ। फिर जब इसका आंसर दे दीजिएगा तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएँगे। तो ओके? The question is appearing in your screen. Please write the answer. After 2 minutes, we will show the next question.
ओके, आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया होगा। आई एम showing you the next question. The next question is latex is created by Peter Gordon, Leslie Lambert, Chris Rowley, and Ryan Scopes. Please give me the answer to this question. Then, then we will go the next slide. ओके, थैंक यू। आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट ये है, दिस इज योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.overleaf.com। अब हम नेक्स्ट जो है हैंड्स ऑन शो करेंगे कि कैसे हम लोग प्लेट इसके लैटिक के प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं। मैं इस स्लाइड्स को स्टॉप करने के बाद नेक्स्ट हम इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ये इसका ये आपको स्लाइड दिख रहा है ना? आप हमें चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर आपको ये दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा www.overleap.com लॉगिन है। आप लोग इस पर अपना अकाउंट बना लीजिए, जिसमें नीचे ये साइन अप का दिया होगा। आप साइन अप मतलब यूज करके इस इस अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। आप लोग जो लोग लैपटॉप या मोबाइल से आप लोग देख रहे हैं, आप इसको चेक कर सकते, मतलब ओपन करके देख सकते हैं। इस पर अकाउंट बनाने के बाद मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसको लॉगिन करता हूँ। ओके, जैसे ये हमारी इसमें फाइल्स पड़ी हैं, लेकिन हम लोग न्यू फाइल से स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल में स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट यू आर गोइंग टू द न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट के बाद हम लोग इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, तो हम लोग जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट है, अपलोड प्रोजेक्ट है, और इम्पोर्ट फ्रॉम द गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें बहुत सारे इसकी स्टाइल फाइल्स मिल जाती हैं। हम एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे इसमें न्यू प्रोजेक्ट लिखा और प्रोजेक्ट नेम की जगह ओपन है। इसमें आप कुछ भी नाम नाम लिख सकते हैं। मैंने सपोज इसमें नाम आगरा यूनिवर्सिटी डाला। आगरा यूनिवर्सिटी असाइनमेंट।
सपोज इसे क्रिएट कर दिया। जैसे ही क्रिएट किया तो आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिटर दिख रहा और राइट हैंड साइड में आपको ये लिखा हुआ दिख रहा। इसको हम क्लीन कर देते हैं पूरा। इसे क्लीन केस को हम रिकम्पाइल करते हैं। ये आपका स्टार्ट हो गया। सपोज फर्स्ट वन में आपको क्या लिखा, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल। आप यहाँ आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास में आप जो चीज लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल लिखना, आर्टिकल लिख सकते हैं, A4 पेपर लिख सकते हैं और सिंपल पेपर लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कुछ पैकेज दिए गए, जैसे यूज पैकेज बेबल, यूज पैकर लेटर पेपर। इसमें इन्होंने क्या लिखा, यूज पैकेज लेटर पेपर। इन्होंने टॉप में क्या 2 सेंटीमीटर, बॉटम में 2 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर और राइट में 3 सेंटीमीटर और मार्जिन विड्थ 1.75 मतलब पहले से ही डिफाइन कर रखा है। जो आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा ही डॉक्यूमेंट बनेगा वो इसी डेफिनेशन पर बनेगा। हमें लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर, राइट में लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर, राइट में 3 सेंटीमीटर, टॉप में 2 सेंटीमीटर और बॉटम में 2 सेंटीमीटर आएगा। आप इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड इन्होंने पैकेज किया, दिस इज द AMS मैथ। ये वाला पैकेज हमें मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है यूज पैकेज ग्राफिक। ग्राफिक में जैसे आप कोई भी ग्राफिक्स ग्राफिक्स डालना चाह रहे हैं, जैसे कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला पैकेज है हमारा इम्पोर्टेंट। इसके बाद का क्या है, हमारा यूज पैकर क्या है, ये रेफरेंस डालने के लिए हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज हमने इसको हाइपर रेफर किया, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो हम उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले क्या है, टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज हमने टाइटल को डाला असाइनमेंट। असाइनमेंट डाला और इसमें हमने जो हमारे राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर आप लोग देख रहे होंगे रिकम्पाइल। आपने रिकम्पाइल को क्लिक कर दिया, देखिए ऊपर हमारा असाइनमेंट लिख के आ गया। सेकंड क्या है, इसमें लिखा है कि ऑथर। ऑथर में आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूं, आप लोग अपना अपना नाम डालिएगा। जैसे मैंने अपना नाम डाला, देखिए मेरा मेरा नाम लिख के आ गया। थर्ड वन में क्या लिखा कि डेट। डेट क्या है, आज 27 फरवरी 2025 है। इन्होंने प्री डिफाइन कर रखा है डेट, तो ये नीचे डेट लिख के आ रहा है। आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं। अब है टाइटल असाइनमेंट, बिगिन डॉक्यूमेंट और बिगिन डॉक्यूमेंट, फिर है मेक टाइटल। मेक टाइटल में पहला है बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट। बिगिन इसमें इस एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज आपने कुछ सपोज मैं कुछ लिखता हूं। जैसे मैं लिखता हूं क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड डायरेक्टली, इज एसोसिएटेड डायरेक्टली with the health of mass population। इसे जैसे इसको मैंने लिखा और इसको
राइट साइड में रिकम्पाइल किया। तो ये आपको दिख रहा होगा कि आपको लिखने लगा क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द हेल्थ ऑफ मास पॉपुलेशन। यहां तक ओके है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, तो नेक्स्ट क्या हुआ? तो ये इस मैंने यहाँ वन वन लाइन का ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा। आप इसको और भी लिख सकते हैं, इसको और कंटिन्यू करके कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। अब सेकंड नेक्स्ट क्या है? सेक्शन। सेक्शन में हमारे जैसे अगर हम भी इफ वी आर राइटिंग द रिसर्च पेपर, तो हमारा पहला सेक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा। जैसे ही सेक्शन, इंट्रोडक्शन, सेक्शन में इंट्रोडक्शन लिखा और हमने इसे कंपाइल किया, तो हमारे राइट हैंड साइड में इंट्रोडक्शन लिखा और उसके ऊपर आगे वन नंबर लिखा है। तो वन वन नंबर हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन। अगर हमें इस वन नंबर को रिमूव करना है, तो सेक्शन के बाद हम लोग स्टार यूज करते हैं। जैसे ही हम स्टार यूज करेंगे तो हमें क्या दिखने दिखा? हम कंपाइल होने, जो हमारा वन नंबरिंग था वो हट गया, केवल हमें इंट्रोडक्शन लिख के आ गया। इसमें एक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि लैटेक्स में अगर हमें कोई चीज रिमूव करनी है इस सिस्टम, तो उसके आगे हम परसेंटेज लगा देते हैं। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट में देखते हैं क्या लिखा? क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द हेल्थ ऑफ द मास पॉपुलेशन। हम मास के आगे स्टार लगा देते हैं। जैसे ही हमने स्टार लगाया और इसको कंपाइल किया फाइल को, तो देखिए ये हमारा विथ द हेल्थ ऑफ मास पॉपुलेशन रिमूव हो गया। और जैसे ही हम इस परसेंटेज को यहां से हटाएंगे, तो हमें दोबारा ये शो हो गया। जैसे फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन है, हमने इसमें सेकंड सेक्शन डाला। सेकंड सेक्शन सपोज हमने मेथोडोलॉजी डाला। इसके आगे भी हम स्टार लगाते थे, या ऊपर वाले का स्टार हम रिमूव कर देते। थर्ड वन हम रखते हैं रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। इसको रिकम्पाइल करते हैं, हमारा थर्ड भी आ गया। इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? बिब्लियोग्राफिक स्टाइल अल्फा और बिब्लियोग्राफिक सैंपल। लास्ट में जैसे बिब्लियोग्राफिक हमने अल्फा लिखा तो हमें रेफरेंसेस शो होने लगे। इस और अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम इसमें बताएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऐड करते हैं और कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। सपोज वी आर स्टार्ट फर्स्ट वी राइटिंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो इसमें टाइपिंग होती है, कोई टेक्स्ट टाइपिंग होती है, वो सिंपल होती है जैसे हम लोग वर्ड में टाइप करते हैं। लेकिन इसमें वो यही वही रूल फॉलो करता है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखा है। स्टार्टिंग में हमारा टॉप और बॉटम 2% है और लेफ्ट और राइट 3 सेंटीमीटर है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना हमको लेफ्ट और राइट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यूज पैकेज में ये हम डाल के इसको पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। हमने अब इंट्रोडक्शन में कोई स्टार्ट किया लिखना, तो हम यही लिख लेते हैं क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द मास पॉपुलेशन। इसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम टाइप करते हैं तो आपको दिखेगा क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर directly with the health of mass population।
इसको फिर रिकम्पाइल किया तो आपको इंट्रो इसके फर्स्ट सेक्शन में ये लिख के आ गया। अब इसमें सेकेंडरी क्या है, जैसे हमने सेक्शन डाला तो इंट्रोडक्शन के अंदर कोई सब सेक्शन है तो सब सेक्शन के लिए कमांड हम यूज करते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन लिखा और इसकी इसके अंदर डाला हमने मास पॉपुलेशन। इसको रिकम्पाइल किया। देखिए इसका जो हमारा सेक्शन जो हमारा है तो क्या है, 1 है तो मास पॉपुलेशन क्या आ गया, 1.1 आ गया। तो इसके बाद इसके मास पॉपुलेशन के अंदर भी हमें अगर और कोई सब सेक्शन डाला तो हम उसके लिखेंगे सब सब सेक्शन। सब सब सेक्शन और हमने इसका कमांड बाटर डाल दिया। ओके, देखिए उसका क्या नंबर आया, 1.1.1 इंट्रोडक्शन, मास पॉपुलेशन एंड देन बाटर। सपोज अब हम लोग लिख रहे हैं कि जैसे कि क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज डायरेक्टली विद द हेल्थ ऑफ द मास पॉपुलेशन इज अल्फा। तो अगर हम इज में मास पॉपुलेशन इज अल्फा लिख रहे हैं तो अल्फा के लिए इसमें जैसे हम लोग जब वर्ड में यूज करते थे तो अल्फा को कैसे कहा जाता, साइड में जो हमारे जो करेक्टर दिए जाते थे उससे कॉपी करके हम पे पेस्ट कर देते थे कि वहां से कॉपी किया और उसमें पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें इसमें बहुत उससे भी सिंपल है। उसमें सिंपल क्या है, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं जैसे अल्फा, अल्फा करना अल्फा जैसे कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड यूज करते हैं तो हमने बैकस्लैश लिखा और ALPHA अल्फा लिख दिया और इन दोनों को डॉलर में हमने बंद कर दिया। देखिए डॉलर में बंद हो गया तो देखिए जैसे क्या हुआ, यहाँ यहाँ पॉपुलेशन इज अल्फा लिख के आ जाएगा। देखिए अल्फा लिख के आ रहा है और अल्फा के अलावा कोई हम दूसरा कोई वर्ड यूज करते हैं जैसे बीटा यूज करते हैं तो यहाँ बीटा लिख के आ जाएगा। जब भी हमारे रनिंग टेक्स्ट चल रहा है जैसे क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड विद द इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ और मास पॉपुलेशन तो हम लोग डॉलर बनाएंगे और डॉलर के बीच बीच में वही चीज को हम लिख देंगे। जैसे अल्फा लिखना है तो बैकस्लैश अल्फा, बीटा लिखना है तो बैकस्लैश बीटा, गामा लिखना है तो बैकस्लैश गामा, GAMMA। जो भी हम लैटिन या ग्रीक वर्ड को यूज करते हैं उसको बैकस्लैश के बाद उसकी स्पेलिंग लिख देते हैं। अगर वो नहीं आ रहा है आपकी राइट हैंड साइड वाले में आउटपुट में तो इसका मतलब है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। सपोज जैसे हमने क्या किया, बीटा लिखा, बीटा के आगे हमने स्लैश हटा दिया तो देखिए बीटा जो जो उसके प्रेजेंटेशन है वो हट गया, केवल बीटा ही लिख के आ गया, BETA बीटा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जब भी कोई कमांड यूज करना है तो हमें बैक स्लैश बीटा का बैक स्लैश पहले लगाना, उसके बाद हमें उसको यूज करना, नहीं तो वो नहीं आएगा। अब ये तो हमारा हो गया कि जैसे राइटिंग में हम लिख रहे हैं। अब जिसकी और एक थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि दो वर्डों के बीच में आपको स्लैश चाहिए, दो जैसे दो वर्ड हैं एसोसिएटेड एंड डायरेक्टली, इनके बीच हमको स्पेस चाहिए। स्पेस देने के लिए यहाँ जैसे हम इनके बीच में स्पेस बढ़ा दें तो और इसे रन करा देते तो इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। देख इसको मैंने आप भी इसे रन करा के देखेंगे तो नहीं आएगा। तो इसका एक सिंपल कमांड है बैकस्लैश और कॉमा, बैकस्लैश कॉमा, बैकस्लैश कॉमा जैसे ही आप यूज करेंगे तो उनके बीच में देखिए स्पेस बन गया, एसोसिएटेड और डायरेक्टली के बीच में हमको इस स्पेस मिल गया। इसके अलावा इसमें और भी कमांड्स हैं, जैसे हम लोग ये यूज करते हैं, इसी को सिम बोलते हैं। जैसे इसको भी सिम देखते रन कराते हैं तो हमें स्पेस मिलेगा। देखिए हमें स्पेस है, हमने बैकस्लैश कोमा की जगह सिम यूज कर सकते हैं। तीसरी तो हमारा और कमांड है जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमें ये दो लाइंस लिखी हैं इसमें एक और, इसी लाइन को मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल
जैसे इन दोनों की जो स्पेस पहले से ही डिफाइन है, 1.75 सेंटीमीटर डिफाइन है। तो सपोज हमें इन दोनों के बीच में स्पेस रखना है, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग, क्वालिटी, और जैसे हमारा जो फर्स्ट लाइन खत्म हो रहा है क्वालिटी ऑफ, और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर से, क्वालिटी ऑफ और ड्रिंकिंग वाटर के बीच में हमें स्पेस लाना है। तो क्वालिटी ऑफ पर जाकर हम लोग एक कमांड करते हैं बैकस्लैश, बी बी रिप्रेजेंट टू द वर्टिकल, एस पी ए सी वर्टिकल स्पेस, और हमने इसको करली ब्रैकेट को ओपन किया और इसके आगे जितना चाहिए, जैसे सपोज मैं 2 mm चाहिए, 2 mm डाला, 2 mm बहुत कम है, समझ में नहीं आ रहा, हम लोग 5 mm डालते हैं, 6 mm डालते हैं। देखिए जैसे ही डाला तो इनके बीच में हमें ये स्पेस मिल गया, जैसे 6 mm की जगह हम इसको 3 mm कर दिया, तो हमारा ये कम हो गया 3। हम इसके जब दो लाइनों के बीच में हमें स्पेस लाना है तो वर्टिकल स्पेस, और दो टैक्स में अगर करना है तो हमें बैक स्लैश कॉमा और बैक स्लैश कॉमा का यूज करके हम लोग उसमें स्पेस कर सकते हैं, बैक स्लैश है, सिम है, और इनका यूज करके हम उनके बीच स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। मैं इसका आपको इसकी एक पूरी लिस्ट शेयर कर लूंगा, उनको देख के आप लोग अपने पास रखिएगा, और उसको मतलब आपके काम आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही लाइन लिखा है, सेक्शन इंट्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ वाटर है, कंटिन्यूअस, आप देख रहे हैं कि जहां से 1 नंबर है वहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने स्पेस दे दिया, ये सेक्शन और इसके बीच। तो अब हम नेक्स्ट पैरा लिखते हैं, जब नेक्स्ट पैरा लिखेंगे तो हमने नेक्स्ट पैरा में स्पेस किया और ये कर दिया। हाँ, तो अब नेक्स्ट पैरा में आप क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा पैरा हमारा जो क्वालिटी वाला है, थोड़ा सा शिफ्ट होके स्टार्ट हुआ है। अब हमें शिफ्ट को इसको वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमारा पहला पैरा शुरू हुआ है। तो हम इसको यूज कर उसके आगे लगा देते हैं बैक स्लैश और नो इंडेंट, नो इंडेंट कमांड यूज करते हैं। तो देखिए उसके बराबर ही लिख के आ गया। जैसे ही हम नो इंडेंट हटाएंगे, जैसे नो इंडेंट को हमने हटा दिया, वो वहीं से स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट, जैसे कोई भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमें किसी सिंगल वर्ड को हमें बोल्ड करना, तो बोल्ड फेस करने का कमांड है, हमने उस वर्ड को करली ब्रैकेट में बंद किया, बैक स्लैश बी एफ लिखा, बी एफ रिप्रेजेंट टू द बोल्ड फेस, और हमने उसको बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, रन कराते हैं, देखो क्या होता है, वही वर्ड हमारा बोल्ड हो गया, एसोसिएटेड हमारा बोल्ड हो गया। ये ये हमारी जो कमांड है, जनरली हम लोग ये कमांड को यूज करते हैं कि जो टेक्स्ट लिखने में, टेक्स्ट वाला तो आई होप आप लोगों का अगर कोई इश्यू है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट द इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए सपोज कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हम सपोज लिखते हैं कि हम्म, हम लोग सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, बाई इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसके उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, कमांड है बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन। जब भी आप लिखेंगे बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन, तो अब हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स एक्स स्क्वायर बेज लगाया, इस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
तो इसको रन कराया तो हमें क्या दिख रहा है हमारे आउटपुट पोर्टल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर। और सपोज हमें इस इक्वेशन के आगे कोई नंबर नहीं चाहिए तो हमने स्लैश डाल के आगे नो नंबर लिख दिया। जैसे ही नो नंबर लिखेंगे तो हमें इसमें केवल इक्वेशन ही शो हो रही है। हमें जैसे नो नंबर को रिमूव कर दिया तो हमें क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसमें सपोज हमें इस इक्वेशन को कोई नंबर ही नहीं देना तो हमें इसी इक्वेशन जहां हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बैक स्लैश नो नंबर लिख दिया और रन कराया तो हमें क्या दिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम हटा देते हैं इसको इसको अब हमें क्या इसको इस इक्वेशन को कॉल करना है। जैसे हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट किए थे एक हमारा पैकेज यूज पैकेज था जिसमें हाइपर रेफरेंस की बात करना। हमने इसको लिखा लेवल इसकी लेवलिंग किया LABEL लेवल करली ब्रैकेट बनाया और इसका नाम लिख दिया सर्किल। अब सपोज अब हमें लिखना है कि द एबव इक्वेशन लिखा द एबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द एबव इक्वेशन का हमें नंबर डालना। तो हमें क्या डालना हमें कमांड यूज करना REF रेफरेंस करली ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर सर्किल लिख दिया SIRCLE सर्किल इज द एबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। रिकम्पाइल किया तो द एबव इक्वेशन के आगे देखिए जो बन बन लिखा है तो बन का क्या मतलब है ये हमारी इक्वेशन बन के बारे में बता रहा है। रेफरेंस को हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते सिंपल स्मॉल ब्रैकेट में हम बंद करते तो ये तो हमारे जैसे तो हमें क्या है इक्वेशन वन हमारी ब्रैकेट में बंद होके आ जाएगी। देखिए द एबव इक्वेशन वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब जैसे ही आप इस ये तो इसके ऊपर ही लिखा इस जहां ये कमांड यूज करेंगे स्लैश रेफरेंस और करली ब्रैकेट के अंदर सर्किल जैसे ही उसको वहां क्लिक करेंगे तो हम उसी इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे जहां हमारी इक्वेशन है। इसको बोलते हैं इसी को हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं जो हमने यूज पैकेज किया था हाइपर रेफरेंस। ये हमारा पैकेज है। ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन है। आप सेकंड हमने सपोज इसी के साथ हमें क्या लिखना है हमें पैराबोला का लिखना है इलिप्स का लिखना है या हमें स्ट्रेट लाइन का लिखना है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का कोई लिखा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस सी। हमने क्या लिया बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। रन रन करने के लिए इसे रिकम्पाइल किया ठीक है y इक्वल टू mx प्लस सी लिख के आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे ये बीच में हम इसको हटा देते जो हमने लिखा कि द एबव इक्वेशन इज बिलोंग टू द सर्किल। इसको हटाने के लिए क्या हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे परसेंटेज लगाया इसको रिकम्पाइल किया अगेन रिकम्पाइल किया। अब आप क्या देख रहे हो इन दोनों इक्वेशनों के बीच स्पेस है हमें इन दोनों को साथ में लिखना है। तो हमने क्या किया अब हमने एक थर्ड कमांड यूज की जिसको बोलते हैं इक्वेशन एरेज। अगर हम बहुत सारी इक्वेशंस को एक ही साथ लिखें और जिनके लेफ्ट और राइट जस्ट जैसे इसको हमने सी प्लस डी प्लस ई लिख दिया तो इसका लेफ्ट और राइट जस्टिफाई चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि इनका इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे और एंड भले ही एंड की तरफ से चेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं कि हम लेफ्ट जस्टिफाई करें। तो इसमें एक जब कपल्स ऑफ इक्वेशन लिखते हैं तो एक कमांड होती है उसको बोलते हैं बिगिन इक्वेशन एरे।
तो हमने डाला, लिखा बिगिन इक्वेशन एरे एंड इक्वेशन एरे। और हमने पहली हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन कितनी है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमने इसको रन कराया तो आप इसमें भी क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक लाइन में आ गई हैं, लेकिन हमको ऊपर नीचे करना है। तो ऊपर नीचे करने के लिए हम आगे ये पहली स्लाइड के पहले इक्वेशन के नीचे डबल स्लैश लगा देते हैं और इक्वेशन के स्टार्ट में हम एंड दो बार एंड लगा देते हैं। देखिए तो हमें क्या मिला। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों में क्या दिख रहा है, इनका जो बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है सेम लाइन पे आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सेकेंड, हमारी जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमें ये नहीं लिखना है कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, हमें इनको एक ही इक्वेशन नंबर डालना। तो हमने जो पहले कमांड यूज की थी उसका क्या नंबर था, नो नंबर। ऐसे ही नो नंबर लगाया, अब इनका देखिए एक ही इक्वेशन नंबर मिल गया 3। और जैसे ही आप नो नंबर वहां से हटा देंगे तो हमें फिर अगेन इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। सपोज कोई हमारी बहुत बड़ी इक्वेशन है, जैसे सपोज द शॉर्डिंजर इक्वेशन है, या तो इनको हमें लिखना है, तो इसके उसके लिए भी हम यही कमांड यूज करेंगे, बिगिन इक्वेशन एरे और एंड इक्वेशन एरे। और उसको कट करने के लिए हम ये एंड और ये जो डबल डबल बैक स्लैश की कमांड को हम यूज करेंगे। ये और इसकी जो हम बताए थे आपको, लेबल लेबल का एक ही काम है कि लेबल को हमें उसे हाइपर रेफरेंस अगर उस इक्वेशन को करना, या अगर हमें कॉल करना है इक्वेशन को, तो हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे। हाइपर रेफरेंस क्या होता है, हाइपर रेफरेंस में जहां से इक्वेशन को हम कॉल करेंगे तो इक्वेशंस हमें कॉल हो जाएगी। अब अब सपोज ये तो हमारी बहुत सिंपल इक्वेशन थी कि जैसे हमने लिखा कि x है, y है, a है, m है, x है, ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मिल जाएंगी। सपोज जैसे कोई इक्वेशंस है जिसमें ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज हैं, जैसे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू द गामा स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हम वही कमांड यूज करेंगे, बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन। इसके बीच में क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा के लिए ALPHA अल्फा, बेज स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर BETA बीटा, बेज स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। इसको हमने रन कराया, देखो हमें वही दिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। मैंने स्पेल देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, ये इस तरह लिख जाएगा। तो इसकी बहुत मतलब एक लिस्ट है जिसमें आप लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को कैसे लिखेंगे। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि हम बैकस्लैश यूज करेंगे और इसको स्पेल कर देंगे। जैसे डेल्टा लिखना है तो बैकस्लैश DELTA। अगर हमें स्मॉल डेल्टा चाहिए तो सारे स्मॉल वर्ड्स होंगे। जैसे हमें कैपिटल डेल्टा लिखना है तो कैपिटल डेल्टा लिखने के लिए क्या करना है, जैसे हमने गामा स्क्वायर की जगह डेल्टा लिखना है, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल डी से बनाया, DELTA, तो क्या बन जाएगा
देखिए डेल्टा स्क्वायर हो गया। अगर अगर हम फर्स्ट वर्ड डी को स्मॉल डी बना देते हैं, देखिए स्मॉल डेल्टा बन गया। ये अगर आपको कैप्टन कोई उसी लैटिन या ग्रीक में बड़ा चाहिए तो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर है वो बिग रहेगा, और अगर स्मॉल चाहिए तो स्मॉल लेटर, सेकेंड लेटर वो फर्स्ट लेटर स्मॉल, मतलब सारे सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। ये दिस इज द ये डिफरेंस है कि बिग में और स्मॉल में, बिग और स्मॉल में क्या अंतर है। अब जैसे सपोज हमारा कोई इक्वेशन है, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी के आगे हमें लिखना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसको हमने कॉपी मारा और फर्स्ट इक्वेशंस के सामने हमने पेस्ट कर दिया। देखिए क्या आपको दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशनें क्या दिख रही हैं आपको, बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। हमें क्या करना है, इनको इनको दूर करना है। तो इसके बीच में एक कमांड होती है, इसमें बोलते हैं बैकस्लैश क्वाड, QUAD। जब हम क्वाड यूज करेंगे तो इसके बीच देखेंगे आप स्पेस आ गया। अगर हमें और ज्यादा स्पेस बना तो डबल क्यू कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वाड से आ गया, और हमने यहाँ ए स्क्वायर के बाद कॉमा लगा दिया तो कॉमा भी शो होगा। ये टू इक्वेशंस के बीच में हमें डिफरेंस हो गया। अब हमें इसमें लिखना है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल एंड एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो हमने एंड लिख दिया, एंड वर्ड यूज किया और हमने कंपाइल किया। तो क्या जो आप देख रहे हैं एंड और अल्फा हमारा एक दूसरे से भी कुछ चिपक रहा है, तो हम फिर अगेन हम एंड के बाद क्वाड लिख देंगे, QQUAD क्वाड लिख दिया। तो क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। इसमें देखिए फिर आपको क्या लग रहा है, जो एंड है और जो ऊपर जो लिखा क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ये वाला एंड और ऊपर वाले जो टेक्स्ट के वर्ड्स हैं एक दूसरे से बड़ा डिफर है। ये जो एंड है बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको इसके आगे हम एंड के आगे टेक्स्ट लिखेंगे और इसे एंड को हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखिए जैसे ही एंड को हमने करली ब्रैकेट में बंद किया तो इसकी इसकी जो स्टाइल और ऊपर जो हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा, दोनों की स्टाइल हमारी मैच कर गया। तो इस तरह अगर हम दो इक्वेशनों को एक ही लाइन में लिखेंगे और इनको इनको हम सेपरेट करेंगे एंड से, तो एंड को हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट और जो हमारा टेक्स्ट है उसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। नहीं तो वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अब सपोज जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो इसमें एक्स को हमें इटैलिस लिखना है। तो इसको इटैलिस लिखने का एक सिंपल तरीका है, एक्स स्क्वायर को हमने करली ब्रैकेट में बंद किया और इसके आगे आई टी लिख दिया, बैकस्लैश आई टी। जितने भी हम कमांड्स यूज करेंगे, जितने भी, तो सबके आगे हमें बैक स्लैश लगाना होगा। बिना बैक स्लैश के वो हमारी कमांड किसी काम की नहीं है। जैसे ही देखिए लिखा, इटैलिस, ये इटैलिस हो गया। ये देखो आईटी के साथ जैसे ही हम ये एक्स जोड़ देंगे तो जो ये आईटी एक्स कमांड हो जाएगा। जब भी हम कमांड लेंगे तो जो कमांड के बी कमांड और उस जो हम जो टेक्स्ट या लेटर यूज कर रहे हैं उनके बीच स्पेस होना चाहिए, नहीं तो वो उसी का पार्ट हो जाएगा और हमारी कमांड गलत हो जाएगी। जैसे हमने इसको हटाया और ऊपर देखो एरर दिखाने लगा कि हमारी 2 एरर्स आ रही हैं। तो करेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सपोज हमें इस इक्वेशंस को, इस एक्स को बड़ा करना है, तो बड़ा करने का एक सिंपल तरीका है, इसको हमने लिख दिया लार्ज। नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ।
ये देखिए, जैसे हमने इसके आगे ह्यूग लगाया या लार्ज ही लगा के लेते हैं, इक्वेशन का साइज इंक्रीज हो गया। आप इक्वेशन नंबर 2 से उसे कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का साइज ज़्यादा है और इक्वेशन नंबर 2 का साइज कम है। इसमें और अगर सिर्फ हमें एक ही उसको मतलब कि बड़ा करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को करना, तो एक्स स्क्वायर को हम कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम लार्ज ह्यूग या जो जो भी कमांड यूज करेंगे उसके अंदर ही उसको लिख देंगे। अगर पूरी इक्वेशन को करना तो पूरी इक्वेशन उसको कर्ली ब्रैकेट के हम बाहर उस कमांड को लिख देंगे, लार्ज या ह्यूग। तो हमारी वो पूरी पूरी इक्वेशंस हमारी तो हमारी वो पूरी पूरी इक्वेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। ये ये हमारा इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को कैसे हम लोग डील करते हैं। सपोज अगर अब हमको कोई वो ऐड करना है कि हम इसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं कि फिगर ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिगर हम इस इक्वेशन में कैसे कैसे ऐड करेंगे। तो फिगर को ऐड ऐड करने फिगर को ऐड करने के लिए एक फिगर को ऐड करने के लिए भी वही कमांड है, विगन फिगर एंड फिगर। और उसके लिए विगन फिगर एंड फिगर लिखते हैं। सपोज हमने उसको और फिगर को हमें डाउनलोड करके फिगर को हमें डाउनलोड करके जो साइड साइड में आपको ये बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा frog.frog.jpg, मैन डॉट टैग डॉट सैम्पल बिब। तो फ्रॉग हम कोई भी जैसे फ्रॉग डॉट जेपीजी एक फ्रॉग का मतलब फिगर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, विगिन फिगर डालेंगे, पहले विगिन फिगर, बिगिन एंड फिगर, इंक्लूड ग्राफिक्स, विड्थ 0.45, टेक्स्ट विड्थ, और इसमें फ्रॉग डॉट जेपीजी रन कराते हैं, देखो क्या होता है। इसमें कोई कम
देखिए इसमें ये फ्रॉक का फिगर आ गया नीचे। अब इसकी साइज बढ़ा के हम 0.25 से 45 तक इसका साइज बढ़ा देते, 4.45 कर देते हैं। ये देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो जैसे कैप्शन लिखा, कैप्शन में फ्रॉग लिख देते हैं। फिगर वन फ्रॉग। अब इसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको कर दिया 9.5। इसका साइज और बढ़ गया। इसके नीचे कैप्शन में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो पहले हमने एक चीज और सीखी थी, हमें इसकी लेबलिंग करनी है, तो लेबल करके LAVEL लेबल किया, करली ब्रैकेट बनाए, इसके आगे फ्रॉग लिख दिया। तो जब भी हम इसको रेफरेंस करली ब्रैकेट फ्रॉग से कॉल करेंगे तो हमारा यही फिगर वन हमारा कॉल हो जाएगा। ये ये हमने या आज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट वन है सीखा कि हम किसी चीज को लैटेक्स में फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, सेक्शन कैसे बनाते हैं, सब सेक्शन कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, और हम फिगर को ऐड करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है तो यू मे आस्क। अब आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू मे आस्क द क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स। आपको यहाँ तक अगर कोई भी इशू है तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके है। आप लोग नहीं पूछ रहे इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी लोगों को बहुत समझ में आ रहा है। तो आज हमने इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें लैटेक्स में टेबल बनाना कैसे सीखे, टेबल कैसे ऐड करेंगे। सेकेंड थिंग, इसमें हम लोग बिब्लियोग्राफी को कैसे मतलब रेफरेंसेस को कैसे ऐड करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। टेबल बनाना, बिब्लियोग्राफी ऐड करना, और उन बिब्लियोग्राफी में उन रेफरेंसेस को कैसे कॉल करना। जैसे हमें क्या होता है, MS वर्ड में जब भी हम लोग पेपर को लिखते हैं तो उसकी बिब्लियोग्राफी में हमें 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 रेफरेंसेस को एक कंटिन्यूअसली सेटिंग में प्रॉब्लम आता है, लेकिन लैटिक्स में कोई प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी भी रेफरेंस को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशंस को कॉल करते हैं, फिगर्स को कॉल कर सकते हैं, उसी तरह के हम टेबल को कॉल कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग रेफरेंसेस को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग हम सीखेंगे इसके फिगर टेबल और रेफरेंसेस ऐड करने के बाद कि हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम लोग MS वर्ड्स में यूज करते थे, वो हम लोग लैटेक्स में कैसे बनाएंगे। और अब इसमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल फाइल होती हैं, डिफरेंट जर्नल की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल फाइल हो सकती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इस तरह की यूज कर सकते हैं। ओके, अगर कोई भी आपको इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ये आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। Am I audible or not? आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं? Okay, thank you. I am leaving now.
आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। Hello, everyone. Good evening and welcome to today's class. For the last few classes, we have been discussing about research report writing. हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में बात करी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, जहां हमने सबसे पहले ये देखा समझा कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, क्योंकि अब हम अपना रिसर्च का लगभग इस स्टेज पर आने तक, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की स्टेज पर आने तक हम अपने रिसर्च का सारा काम लगभग कर चुके हैं। हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम डिजाइन तैयार कर चुके हैं, मैथोलॉजी तैयार कर चुके हैं, डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं, इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं। अब हमको उसको एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना है अपनी रिसर्च को। अपनी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स आई हैं उनको वी हैव टू कम्युनिकेट टू द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो वो हम कैसे करेंगे? वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, ये हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन जो आपने किया है उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं उनको आप प्रेजेंट करते हैं। इसका मेन पर्पस इज टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स टू द स्पेसिफिक ऑडियंस। Apart from that, it also contributes to the body of knowledge, provides evidence for the decision making, and fulfill academic or professional requirements. So, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट्स कैन बी एकेडमिक, प्रोफेशनल और साइंटिफिक। थीसिस, डिसर्टेशन, बिजनेस रिपोर्ट, जर्नल आर्टिकल, ये सभी रिसर्च रिपोर्ट्स के प्रकार होते हैं। हमने रिसर्च रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस को समझते टाइम ये देखा कि किस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट नॉलेज डिसेमिनेशन में, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में, अकाउंटेबिलिटी में और क्रेडिबिलिटी, किसी भी रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग में और करियर एडवांसमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस की बात करी, जहां हमने समझा कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हमको अपनी रिसर्च रिपोर्ट को कस्टमाइज करना होता है, टेलर करना होता है। हम उसकी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, लेवल ऑफ डिटेल्स को ठीक कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन स्टाइल को ठीक कर सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू सूट द ऑडियंस कि हमारी रिसर्च किसके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो रिपोर्ट जो है वो कौन पढ़ने वाला है, हु इज गोइंग टू बी द टारगेट ऑडियंस, उसके हिसाब से हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट को कस्टमाइज करना होता है। अगर हमें जनरल पब्लिक के सामने बात करनी है तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करेंगे, और अगर हमारी रिपोर्ट्स हमें एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट करनी है तो हम उसमें टेक्निकल टर्म्स और पूरी डिटेल्स को इन्वॉल्व करेंगे। हमने एक अच्छी रिपोर्ट के कई सारे गुड एलिमेंट्स या अच्छे फीचर्स की बात करते हुए देखा कि किस तरीके से एक अच्छी रिपोर्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए रिपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्यूरेट होनी चाहिए। जो भी डाटा और जो भी कैलकुलेशंस, जो भी साइटेशंस, जो भी चीजें हम उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिपोर्ट में, एक स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, विजुअल अपील होनी चाहिए, जिसके लिए हम टेबल्स और ग्राफ्स और फिगर्स के थ्रू अपना डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं।
रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते समय हमको सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को समझना होता है, रिसर्च क्वेश्चन को हमें प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमें उसकी सिग्निफिकेंस, जो हमारी रिसर्च क्यों करी थी हमने, सबसे पहले व्हाई डिड वी स्टार्ट आवर रिसर्च, व्हाट वाज द गैप, which gap in knowledge which we wanted to address, पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में भी हमको उसमें डिस्कस करना चाहिए। मेनली फोकस जो है वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन पर रहता है, हमारी पूरी रिसर्च की सारी प्रोग्रेस इट रिवॉल्व्स अराउंड द रिसर्च क्वेश्चन। अब रिसर्च रिपोर्ट बनाते समय वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर डाटा। तो डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, डाटा मैनेजमेंट टूल्स सच एज स्प्रेडशीट्स, डाटाबेसेस या और तरह के टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस हमको करनी होती है, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम चार्ट्स या ग्राफ्स या इस तरीके के विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस सब के दौरान हमको डाटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखना होता है। हमने इसके बाद बात करी कि किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमको एक सबसे पहले आउटलाइन तैयार करनी चाहिए। आउटलाइन तैयार करने से क्या होता है, हमको एक रोड मैप मिल जाता है कि कैसे हमको अपने डाटा को प्रेजेंट करना है, अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना है। इसमें हमें एक लॉजिकल फ्लो रखना होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो क्रोनोलॉजिकल हो सकता है, थ्योरेटिक हो सकता है या प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड हो सकता है। इसमें हम अलग-अलग सेक्शंस जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स डिस्कशन, इस तरीके के हम अलग-अलग सेक्शंस इन्वॉल्व करते हैं, सेक्शंस और सब सेक्शंस। और इसके बाद हम थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि जब हम ये तो हमने आउटलाइन तैयार करी है, लिखते समय अगर हमें लगता है कि कोई और सेक्शन, सब सेक्शन इन्वॉल्व जोड़ने की या हटाने की जरूरत है, तो हम उसको कर सकें। हमें अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए हमें अपनी डेडलाइन सेट करनी चाहिए, रियलिस्टिक टाइमलाइन रखनी चाहिए, माइलस्टोन्स सेट करने चाहिए, थोड़ा-सा बफर टाइम भी रखना चाहिए, और जो भी हमने अपनी टाइमलाइन सेट करी है उसको उसके वी मस्ट एडहियर टू इट, वी मस्ट स्टिक टू इट। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट स्किपिंग थ्रू दिस दी स्लाइड्स। हमें बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर करने होते हैं, जिसमें कि लिटरेचर के लिए हम साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स या रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स या लिटरेचर मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जोटीरो है, मेंडले है। रेफरेंस स्टाइल हमको कंसिस्टेंट रखना होता है, पूरी रिपोर्ट में एक रेफरेंस स्टाइल फॉलो करना होता है। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हम रेफरेंस स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में कई सारी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स की बात करी, जिसमें हमने सबसे पहले एकेडमिक रिपोर्ट्स देखी, जैसे कि थीसिस और डिसर्टेशन। ये कंपैरेटिवली लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अबाउट 100 टू 300 पेजेस के बीच में ये होते हैं। ये किसी डिग्री कंप्लीशन के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि एमएससी डिसर्टेशन या पीएचडी की थीसिस, इस तरीके से। इनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली इनका स्ट्रक्चर जो है दैट इज इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन और कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। इसके बाद दूसरी तरीके की रिपोर्ट्स हमने देखी, टेक्निकल रिपोर्ट्स। यूजुअली कोई गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई अगर रिसर्च कराते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च, कोई इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उस रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। यूजुअली इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो डाटा ड्रिवन होती हैं, एनालिटिकल होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्प्लीमेंटेशन मेनली इनका फोकस रहता है। पीयर रिव्यूड नहीं कराई जाती हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स। सर्वे रिपोर्ट्स जो है, ये कोई मार्केट रिसर्च के लिए, सोशल साइंसेज रिसर्च के लिए या पॉलिसी स्टडीज के लिए यूजुअली सर्वे कराए जाते हैं। उसमें जो सर्वे का डाटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज किया जाता है सर्वे रिपोर्ट्स में। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम सर्वे डिजाइन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, सैंपल क्या है, क्वेश्चनएयर क्या है और मेथड क्या यूज किया गया है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस का क्या मेथड यूज किया गया और क्या डाटा कलेक्शन हमारे पास हुआ, किस तरीके से स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स हमारी निकल के आएंगी, ये सारी बातें हम जो है सर्वे रिपोर्ट्स में करते हैं। और लास्ट में हम जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका मीनिंग और इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाइट पेपर्स के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, और हमने समझा कि किस तरीके से ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि परसुएसिव रिपोर्ट्स होती हैं, विच प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार की जाती हैं। अधिकतर बिजनेस या पॉलिसी मेकिंग या टेक्नोलॉजी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेन फीचर्स जो व्हाइट पेपर्स के होते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड बैकग्राउंड, किसी प्रॉब्लम का एक डिटेल्ड बैकग्राउंड बताना या कुछ रिकमेंडेशंस देना, कुछ सॉल्यूशन तैयार करके देना,
अधिकतर इनका इस्तेमाल पॉलिसी डिसीजन या इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के तौर पर होता है। इसके बाद हमने रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में बात करने की कोशिश करी थी, जहाँ हमने समझा था कि सबसे पहले एम्पिरिकल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जहाँ पर कोई नया डाटा, कोई नई एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे कोई ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट, नोवेल एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो डाटा कलेक्ट हुआ है, उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। एम्पिरिकल रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं, दे आर ऑलवेज़ पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। पीयर रिव्यूड जर्नल्स वो होते हैं, जहाँ पर कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सपर्ट्स के द्वारा रिव्यू कराया जाता है। सो दे आर कॉल्ड पीयर रिव्यू जर्नल। सो आपकी एम्पिरिकल रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं, उनको पीयर रिव्यू कराया जाता है और अधिकतर वो पीयर रिव्यू जर्नल्स में ही छपते हैं। इनके मेन फीचर्स होते हैं कि दे इंक्लूड हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और एम्पिरिकल एविडेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आईएमआरएडी स्ट्रक्चर यूजुअली जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, दे फॉलो आईएमआरएडी स्ट्रक्चर। इन आईएमआरएडी स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा था, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट आर को कई लोगों ने लास्ट क्लास में शायद रिव्यू समझा था। रिव्यू तो इंट्रोडक्शन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आईएमआरएडी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मेथड्स या मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो ये स्ट्रक्चर यूजुअली फॉलो होता है। रिव्यू पेपर्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो दूसरे टाइप ऑफ आर्टिकल्स थे, दे वर रिव्यू पेपर्स, जहाँ पर कि कोई हम नई फाइंडिंग नहीं प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च करी जा चुकी है, हम उसको समराइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं ऑफ द प्रायर स्टडीज। वी आइडेंटिफाई द गैप्स एंड ट्रेंड्स। इसका इस्तेमाल अधिकतर रिव्यू आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड ट्रेंड्स इन रिसर्च, कि क्या रिसर्च गैप्स अभी रह रहे हैं या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं रिसर्च में इस समय, वो प्रेजेंट करना रिव्यू आर्टिकल का काम होता है। इससे क्या होता है कि इससे जब आप कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ते हो, तो किसी भी रिसर्चर को उस फील्ड में की बेसिक से लेके और इस समय क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ तक की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम लोगों ने थ्योरेटिकल आर्टिकल्स की बात करी थी, जहां हमने देखा किस तरीके से थ्योरेटिकल आर्टिकल्स कुछ नई थ्योरी या नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन नहीं किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड न्यू मॉडल्स या न्यू फ्रेमवर्क्स या न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, और टू प्रोवाइड न्यू थ्योरीज। इसमें लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके उसको बेस बनाकर उसके ऊपर कोई नई थ्योरी डेवलप करी जाती है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स यूजुअली शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द एम्पिरिकल रिसर्च आर्टिकल्स। ये एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करे जाते हैं, पीयर रिव्यूड होते हैं। इसमें आपकी जो नई रिसर्च की जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, आप उनको इसमें प्रेजेंट करते हो। कॉन्फ्रेंस पेपर्स में जर्नल में प्रेजेंट पब्लिकेशन से पहले इसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाता है, और वहां पर आपके पास कॉन्फ्रेंस में रियल टाइम में आप डिस्कशन कर सकते हो विद द एक्सपर्ट्स। जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, वो आपके वर्क के ऊपर, जब आप उस वर्क को प्रेजेंट करते हो वहां पर, तो आपके वर्क को डिस्कस करते हैं, रियल टाइम डिस्कशन। फिर हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरीके से हमको किस कंडीशन में कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको किस तरीके का रिपोर्ट या आर्टिकल सेलेक्ट करना होता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि कब हमें थीसिस डिसर्टेशन सेलेक्ट करनी है, लिखना है, कब हमको रिव्यू पेपर लिखना है, कब हमको थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर लिखना है, या कब हमें सर्वे रिपोर्ट्स का सहारा लेना है। अब आज हम इसके बाद जो बात करना चाहते हैं, दैट इज हाउ डू वी राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक रिसर्च टॉपिक चूज करना होता है। जब हमें रिसर्च आर्टिकल लिखने का अगर हम लोग चाहते हैं, हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, तो हम सबसे पहले एक टॉपिक चूज करते हैं कि हमें किस टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिखना है। टॉपिक जो है दैट, ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। तो क्योंकि जब हम, कई बार क्या होता है हमारे साथ बहुत इजीली मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम रिसर्च आर्टिकल लिखने चले, अब हमें ये नहीं पता हमें टॉपिक कैसा चूज करना है। अभी आपको एग्जांपल देके हम बताते हैं कि देखिए, टॉपिक सबसे पहले आपका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और रिसर्चेबल होना चाहिए। टॉपिक बहुत टू द पॉइंट हो, स्पेसिफिक हो और रेलिवेंट हो, उसकी कुछ रेलिवेंस होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए आज की तारीख में, उसकी कुछ वैल्यू, कुछ उसका अहमियत होनी चाहिए, और उसके ऊपर रिसर्च करी जानी चाहिए। ऐसा भी हो कि जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सके। उसके बाद आप बेसिकली क्या करते हो, टॉपिक कैसे चूज करते हो, बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। एग्जिस्टिंग लिटरेचर में इस समय क्या गैप्स रह रहे हैं, वो आप जब देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या टॉपिक है जिसपे कि हम काम कर सकते हैं। इसके बाद
जो कैसे सोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना है, टॉपिक सिलेक्ट करते हैं हमें क्रेडिबल सोर्सेज का। क्रेडिबल सोर्सेज मतलब हमने पहले भी बात करी थी कि जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, इस तरीके के जो लिटरेचर है उसको हमें चूज करना है। खाली इंटरनेट में कोई हमने स्टडी पढ़ी या अखबार में कोई स्टडी पढ़ी उसके आधार पर हम अपना रिसर्च आर्टिकल का टॉपिक नहीं, रिसर्च का टॉपिक नहीं चूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, ये भी एक टाइटल है। और इसी को हम दूसरी तरीके से कहें कि इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग इन अर्ली कैंसर डिटेक्शन, अब ये भी एक रिसर्च पेपर का टॉपिक है। सो जो सेकंड वाला टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग इन अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ये एक रिसर्च पेपर का टॉपिक लग रहा है। रिसर्च पेपर का टॉपिक शुड बी इस तरीके का होना चाहिए जो स्पेसिफिक है। इसमें बहुत स्पेसिफिक बात बताई जा रही है कि एआई बेस्ड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग का अर्ली कैंसर डिटेक्शन में क्या रोल है, इसके ऊपर इस पेपर में हमें पढ़ने को मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है कि रेलिवेंट भी है और रिसर्चेबल भी है। तो इस तरीके का हमें अपना टॉपिक रखना होता है लिटरेचर रिव्यू करते समय। इसके बाद हम जो है, जब हमने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, देन व्हाट वी डू, हमें इसके बाद जब हमने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया उसके बाद वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्यों जरूरी है कि लिटरेचर रिव्यू से हमको एग्जिस्टिंग रिसर्च समझ में आती है कि क्या इस समय रिसर्च हो रही है, क्या गैप्स हैं जो कि हमारी स्टडी में हमको एड्रेस करने हैं। जब भी आप अपने रिसर्च पेपर लिखने शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड देते हैं और उसके बाद उसमें आप लिटरेचर रिव्यू देते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू देने के लिए हमें पहले लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो हमें लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमको एग्जिस्टिंग रिसर्च को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जना सोलर में रिसर्च करने का इच्छुक है, तो मैं, सॉरी मैं एग्जाम्पल बार बार अपने फील्ड के दे रहा हूँ सोलर के, बट आपके समझने के लिए शायद इजी रहेगा कि अगर मेरे को किसी भी फील्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्च करना है तो हमें सबसे पहले उस फील्ड से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना है। अब सोलर में जैसे कि हमने पहले भी शायद बात किया है कि बहुत बड़ा स्कोप है सोलर में। सोलर थर्मल भी है, सोलर वाटर हीटर्स भी हैं, सोलर पॉन्ड्स भी हैं, सोलर कुकर भी है, सोलर फोटोवोल्टाइक्स भी हैं, इसमें सोलर सेल आते हैं। तो हमको इस देखना है कि हमें किस फील्ड पे वर्क करना है। अब उसमें भी हमको फिर स्पेसिफिक आना है कि सोलर फोटोवोल्टाइक्स में भी किस उसमें, तो ये सारी चीजें आप कैसे पता करोगे? अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो उसमें तो खाली एक जिस टॉपिक पे वो रिसर्च करी गई है उसके बारे में बताया गया होगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स में काम हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा रिव्यू आर्टिकल्स के थ्रू, या फिर आप जब अच्छे से लिटरेचर का रिव्यू करते हो तब तब आपको पता चलेगा कि सोलर फोटोवोल्टेक्स में भी क्या क्या काम हो रहा है, बहुत सारे फील्ड्स में वर्क हो रहा है। या आप एआई पे वर्क करना चाहते हो तो एआई का हेल्थ केयर में क्या इस्तेमाल है, इस पे बहुत वर्क हो रहा है। या आप अकाउंट्स में कुछ रिसर्च, ग्रीन अकाउंटिंग पे वर्क करना चाहते हो तो ग्रीन अकाउंटिंग पे क्या काम हो रहा है। आप अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हो तो वो तो सिर्फ एक कोई एस्पेक्ट बता सकता है, बट अगर हम रिव्यूज पढ़ते हैं या जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्या काम ओवरऑल अभी तक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। और उसी के साथ हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि गैप्स क्या है, अभी यहाँ पर क्या और गुंजाइश है रिसर्च की। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए बेसिकली सोर्सेज क्या हो सकते हैं? बुक्स हो सकते हैं, जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, जिसको कि आप गूगल स्कॉलर से, पबमेड से, IEEE एक्सप्लोर, ये कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कि आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स एंड अदर सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स और वाइट पेपर्स हैं, ये सब क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं। देखिए सोर्सेज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, रिलायबल और अनरिलायबल। रिलायबल सोर्सेज हैं जैसे पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है जो किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के द्वारा कराया गया है या पब्लिश है, दे आर कॉल्ड एज रिलायबल सोर्सेज। अनरिलायबल सोर्सेज में जैसे विकिपीडिया है, ब्लॉग्स हैं, ओपिनियन पीसेज हैं, नॉन साइटेड ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, ये सब जो है ये अनरिलायबल सोर्सेज हैं। इसको आप अपने उसमें रिसर्च में इसके ऊपर बेस करके अपनी रिसर्च नहीं करनी चाहिए। दीज आर अनरिलायबल सोर्सेज। अब जब आपने लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया, आपने अपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या करना है? आपको यू हैव टू डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी डिजाइन करते समय आपको क्या डिसीजन लेने हैं? सबसे पहले तो आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, सैम्पलिंग टेक्निक आप क्या यूज कर रहे हैं,
जो लोग सर्वे कर रहे हैं या सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके की सैम्पलिंग आपको करनी है, रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है। डाटा कलेक्शन का क्या मेथड यूज करेंगे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, या क्या मेथड यूज किया जाएगा फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन करते समय ध्यान में रखनी है, इन पर आपको डिसीजन लेना है। अब आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है या फिर डाटा कलेक्ट करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करिए। आप अगर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं या डाटा कलेक्ट करना है आपको, तो आप उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन करिए कि आपके क्या वेरिएबल्स हैं, और डाटा कलेक्ट करते समय क्या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का बहुत आपको ध्यान रखना है। यू मस्ट इंश्योर द एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। जो भी एथिकल गाइडलाइंस हैं वो आपको जरूर फॉलो करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म कंसेंट, इस सब के बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में भी काफी बात कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स फॉलोइंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको अपना एक्सपेरिमेंट और डाटा कलेक्शन में इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। अब आप डाटा इंटरप्रेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आपके सामने सिर्फ डाटा आया है टेबल्स के फॉर्म में। अब आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे, आप SPSS, एक्सेल, आर, पाइथन, ये कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, इनका आप इस्तेमाल करके डाटा का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे। आप उसमें ट्रेंड, पैटर्न और कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टडी करी गई है सोशल मीडिया यूसेज ऑन प्रोडक्टिविटी पर, तो रिजल्ट्स क्या दिखा सकते हैं, हाई स्क्रीन टाइम, लोअर प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो लोअर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। या फिर ब्रेक इंटरवल्स अगर हम ले रहे हैं तो हायर एफिशिएंसी मिल रही है। तो इस तरीके से आप जैसे ग्राफ्स में यहाँ पे शो करने की कोशिश करी गई है, तो इस तरीके से आपको ग्राफिकली या अपने डाटा को इस तरीके से इमेज के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब जब आपने डाटा इंटरप्रिटेशन भी कर लिया, अब आपको अपनी इस रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करना है। यूजुअली IMRAD मॉडल को फॉलो किया जाता है: इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, एनालिसिस एंड डिस्कशन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम बताते हो और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देते हो। जब आप अपने रिसर्च आर्टिकल का इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उसमें बैकग्राउंड देते हैं हम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम मेथोडोलॉजी देते हैं। मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन और डाटा कलेक्शन डिटेल में दिया जाता है कि कैसे डाटा कलेक्शन किया गया और व्हाट वाज द रिसर्च डिजाइन। आफ्टर दैट रिजल्ट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे कि वी प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। फिर एनालिसिस एंड डिस्कशन में जो भी हमने इंटरप्रिटेशन किया है और प्रीवियस स्टडीज से हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर जरूर करते हैं यहाँ पर एनालिसिस और डिस्कशन के टाइम पे। तो उससे आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। लास्ट में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे हम समरी बताते हैं और अपनी स्टडी के इम्प्लीकेशंस जरूर वो बताना बहुत जरूरी होता है, जिसको कि आप कंक्लूजन के समय पे बता सकते हो। सो यूजुअली हम IMRAD मॉडल का फॉलो करते हैं। दिस इज द IMRAD मॉडल: इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, एनालिसिस एंड डिस्कशन और कंक्लूजन। इस सब के दौरान हमको सोर्सेज को बहुत प्रॉपरली साइट करना होता है। प्लेगरिज्म को बिल्कुल अवॉइड करना है। वी मस्ट ऑलवेज साइट रेफरेंसेस। जब हम लोगों ने रेफरेंसेस की बात करी थी, तो वहां पर हमने ये समझा था कि किस तरीके से प्लेगरिज्म एक इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है, एक चोरी है, और इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कोई भी डाटा, कोई भी बात किसी की कह रहे हैं, तो वी मस्ट ऑलवेज साइट देयर रेफरेंसेस। साइटेशन के बहुत सारे स्टाइल हो सकते थे: APA, MLA, शिकागो। हमने ये भी देखा था कि APA स्टाइल किस तरीके से सोशल साइंसेज में ज्यादा यूज होता है, MLA ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में इस्तेमाल होता है, शिकागो बिजनेस और हिस्ट्री के फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल होता है, एंड सो ऑन। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखते हैं। APA स्टाइल का इस तरीके का एग्जाम्पल था, जहाँ पे पहले ऑथर का सरनेम और उसके बाद इनिशियल्स ऑफ द फर्स्ट नेम दिए जाते हैं, ब्रैकेट में ईयर दिया जाता है, इटैलिक्स में आप टाइटल देते हैं, उसके बाद जर्नल का नाम देते हैं, वॉल्यूम ब्रैकेट में इशू देते हैं, और लास्ट में पेज नंबर, स्टार्टिंग और एंडिंग का पेज नंबर देते हैं। तो ये APA स्टाइल था, जो कि हमने जिसके बारे में हम देख चुके हैं, हमने बात कर चुके हैं। तो जो भी हमें बेसिकली जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करना है, वो हमको पूरा यूज करना है।
कंसिस्टेंटली यूज करना है। पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा जो रेफरेंसिंग स्टाइल है दैट शुड बी कंसिस्टेंट, दैट शुड बी सेम। प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, ये जब हमारा डॉक्यूमेंट पूरा तैयार हो गया उसके बाद हमको प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है? हमें ग्रामर चेक करनी है, कोहेरेंस चेक करनी है और कंसिस्टेंसी चेक करनी है। जो हमारी पूरा आर्टिकल है, पूरा रिसर्च पेपर जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करी है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोहेरेंट है पूरी, उसमें एक लॉजिकल फ्लो है और कंसिस्टेंट है। पूरे पैराग्राफ ट्रांजिशंस हमें इंश्योर करने होते हैं कि हर पैराग्राफ से जब हम दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ट्रांजिशन जो है बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में हम कुछ बात कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बिल्कुल ही कुछ और बात कर रहे हैं। वहां पर ट्रांजिशन जो हो रहा है वो दैट शुड बी स्मूथ। जो पहले पैराग्राफ की जो एंड है, जो सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग है, वहां वो बात हमको फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक आते आते कहनी होती है। उसी से हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ हम जहाँ एंड कर रहे हैं वहां हम नेक्स्ट पैराग्राफ की भूमिका पहले ही बना के रखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है कोई भी आर्टिकल लिखने का। इसके बाद आप स्पेल चेक और प्रूफ रीडिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेल चेक, आपके पूरे रिसर्च आर्टिकल में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्रूफ रीडिंग टूल्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ग्रामरली है, हेमिंगवे है और बहुत सारे टूल्स आजकल मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग और सबमिशन की स्टेज आती है। जब हमने, यहाँ तक तो हमने एक अपना आर्टिकल पूरा एक जनरल फॉर्मेट में तैयार कर लिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि हम जिस भी जर्नल में अपना पेपर, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जा रहे हैं, वहां का स्टाइल हमको फॉलो करना होता है। अब यूजुअली जो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स होते हैं दे आर टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस तरीके के फॉन्ट्स का इस्तेमाल होता है। कोई बहुत साज सजावट वाले फॉन्ट्स का इस्तेमाल हमको नहीं करना होता है। टाइम्स न्यू रोमन या एरियल फॉन्ट का इस्तेमाल होता है यूजुअली। और 12 फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट का जो साइज है दैट शुड यूजुअली बी 12। हालांकि ये सब मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। बाकी हमको जिस भी जर्नल में या अगर हम थीसिस सबमिट कर रहे हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वहां का स्टाइल हमें फॉलो करना होता है। तो यूजुअली स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट मांगा जाता है या एरियल फॉन्ट मांगा जाता है। 12 पॉइंट साइज, फॉन्ट साइज मांगा जाता है। लाइन स्पेसिंग यूजुअली 1.5 रखी जाती है, जिसको डबल स्पेसिंग भी कहते हैं। 1.5 लाइन स्पेसिंग रखी जाती है। और इस सब के बाद फिर वो ये कि आपको जर्नल के या यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। आपका जो भी वो है, जो भी जर्नल में आप सबमिट करने जा रहे हैं वहां की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। ये तो खाली फॉन्ट और लाइन स्पेसिंग की बात है। इसके अलावा आपको मार्जिन्स है, हेडर फुटर है, पेज नंबर है, लाइन नंबर है, ये सारी चीजें भी फॉलो करनी होती हैं। तो वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर मैन्युस्क्रिप्ट इन जनरल, उसके बाद आप उसको जर्नल में, जिस भी जर्नल में आप सबमिट करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करते हो। आप उसके हिसाब से उसको फॉर्मेटिंग उसकी उसी के हिसाब से करते हैं। इसके बाद यू हैव टू पब्लिश एंड प्रेजेंट योर रिसर्च। अब आप पब्लिश कैसे करोगे? यू हैव टू सेलेक्ट द राइट जर्नल। अब सही जर्नल आप कैसे पहचानेंगे? हमने जर्नल मैट्रिक्स जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने बात करी थी इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में। इम्पैक्ट फैक्टर ये बताता है कि कोई भी जर्नल कितना इन्फ्लुएंशियल है। तो एक इम्पैक्ट फैक्टर एक पैरामीटर है जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हमें इस जर्नल में पब्लिश करना है। उसके बाद आप जर्नल का स्कोप और ऑडियंस देख सकते हो। जिस भी जर्नल में आप, कोई भी जर्नल में जो आप सबमिट करने चलते हो उसमें सबसे ऊपर उसका एम्स और स्कोप दिया होता है किसी भी जर्नल का। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज सी वेदर योर रिसर्च अलाइंस विद द एम्स एंड स्कोप ऑफ द जर्नल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप होता है क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे आर्टिकल्स फर्स्ट स्टेप पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें जिस तरीके की रिसर्च आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो उस जर्नल में उस तरीके की रिसर्च प्रेजेंट हो रही है या नहीं। तो उस जर्नल का स्कोप या उस जर्नल की ऑडियंस उसके हिसाब से अलाइंड है या नहीं। इसके बाद एक और जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्राइटेरिया है, दैट इज पब्लिकेशन फीस एंड ओपन एक्सेस कंसिडरेशन। क्योंकि कई जर्नल्स जो हैं वो पब्लिकेशन फीस चार्ज करते हैं। या फिर अगर आप अपने जर्नल, अपने आर्टिकल को ओपन एक्सेस पब्लिश कराना चाहते हो, हमने ओपन एक्सेस के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आप ओपन एक्सेस अपने आर्टिकल को पब्लिश कराना चाह रहे हो तो ओपन एक्सेस की फीस होती है। तो आपकी रिसर्च की जो फंडिंग है उसमें ये अलाउड है या नहीं, ये यू हैव टू चेक, दिस यू हैव टू चेक। अगर आपकी रिसर्च को कहीं से भी फंडिंग मिल रही है तो, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो उसमें बहुत स्पेसिफिक बात, उनके उसमें बहुत स्पेसिफाइड रहता है कि ये फंडिंग जो है इस हेडिंग में इस काम के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है और उसी के लिए करी जानी चाहिए। अगर वो
फंड्स को आप आपस में कहीं म्यूचुअली ट्रांसफर, इंटर ट्रांसफर भी करते हो, तो भी वो जो है कई बार वो ऑडिट में वो चीज गलत मानी जाती है। तो आपको आपकी रिसर्च की फंडिंग में देखना है कि वेदर योर फंडिंग कवर्स द ओपन एक्सेस चार्जेस और नॉट। पब्लिकेशन चार्जेस को आपकी रिसर्च की फंडिंग में कवर किया जा रहा है या नहीं। ऑब्वियसली बात है कि भाई जब फंडिंग आप ओपन एक्सेस पब्लिश करा रहे हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से तो नहीं कराता। रिसर्च में तो वैसे भी अपनी जेब से पैसा थोड़ी खर्च करना होता है। हाँ, तो आप जो भी फंडिंग जहां से मिल रही है, यू हैव टू check whether that funding agency, the rules, the regulations, the guidelines of the funding agency of your project, whether they allow for the open access publishing or not, or whether they allow you to pay for the publication charges or not. तो ये आपको भी, ये आपको पब्लिशिंग करते समय, जर्नल सेलेक्ट करते समय इसका भी ध्यान रखना है कि जिस जर्नल में आप सेलेक्ट करने, पब्लिश करने जा रहे हो अपने रिसर्च को, क्या उसमें कोई पब्लिशिंग चार्जेस लग रहे हैं, या क्या उसमें कोई ओपन एक्सेस फीस लग रही है। अगर लग रही है तो क्या वो हमारे फंडिंग के द्वारा कवर्ड हो रही है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हमें ऐसा जर्नल सेलेक्ट करना है जहां पर कोई पब्लिकेशन चार्जेस नहीं लग रहे हैं। सो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे इन्वॉल्व इन राइटिंग योर रिसर्च रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, कि हमारे रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बट उससे पहले हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और आपके लिए चैट बॉक्स को ओपन किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। यू कैन लीव योर आंसर्स आफ्टर राइटिंग योर रोल नंबर। Chat box has been opened. You can leave your answers.
सो आई थिंक आप लोगों ने सबने आंसर दिए हैं. आई एम गोना क्लोज द चैट बॉक्स नाउ. तो क्वेश्चन was कि why is data integrity important in research? Options were it ensures accuracy and credibility. बिल्कुल सही बात है. It allows researchers to manipulate results. बिल्कुल नहीं. Help reduce report length. नहीं. और avoid need for citations. बिल्कुल नहीं. So the correct option was A. It ensures accuracy and credibility. So coming back to where we had left. Structure of research report. अब हम लोगों ने समझ लिया कि what are the different steps involved in writing a report. Now what we have to understand is कि what is the structure of a research report. Research report का क्या structure होता है? तो देखिए सबसे पहले तो रिपोर्ट में टाइटल पेज होता है जिसमें एक टाइटल होता है. टाइटल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कंसाइज, इंफॉर्मेटिव टाइटल होना चाहिए दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट. टाइटल पढ़ने के बाद आपके रिपोर्ट के बारे में सही सही जानकारी मिलनी चाहिए. आपका रिसर्च में रिपोर्ट जो भी आगे है, चाहे वो थीसिस हो, चाहे वो डिसर्टेशन हो, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, उसमें क्या जानकारी मिलने वाली है, दैट शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द टाइटल ऑफ दैट रिपोर्ट. टाइटल पेज पे सबसे पहले टाइटल दिया जाता है, उसके बाद ऑथर्स ऑथर्स की लिस्ट दी जाती है. जो भी ऑथर्स हैं उसमें को ऑथर्स हैं और उनके एफिलिएशंस दिए जाते हैं. अब ये हम लोगों ने हालांकि पहले भी इसके बारे में बात करी है, बट ऑथर्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. ऑथर्स शुड ओनली बी दोज पर्सन दोज हु हैव contributed significantly to that research work. Mark my words, authors should only be those persons who have made significant contribution towards that research work. एक बहुत कॉमन हम लोगों में एक बात होती है कि हम जो है, अरे भाई मेरी रिसर्च में अपन अपने पेपर में मुझे भी ऑथर कर लो, या लाओ मैं तुम्हारा भी नाम अपने पेपर में डाल देता हूँ, जबकि उनका कोई लेना देना भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, और ऐसा करने से बचना है. क्यों? इसका रीजन है कि अगर आपने अपना नाम किसी दूसरे की रिपोर्ट में डलवा दिया पेपर में, और वो पेपर में उन्होंने किया है प्लेगरिज्म, आज तो वो किसी तरह से छप गया, बट आगे भी कभी अगर वो पकड़ा जाता है वो पेपर, तो उसके जितने ऑथर्स हैं उन सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पेपर की कंटेंट के ऊपर. तो अगर उसमें प्लेगरिज्म पाया गया या उसमें कोई और गलती पाई गई, तो आप भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे. और ऐसे एक से अधिक एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. हम किसी को साइट तो नहीं कर सकते, बट देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जहां पर कि लोगों को बहुत हाई पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेगरिज्म, क्योंकि उनके किसी स्टूडेंट ने कहीं कोई वो किया जिसमें कि प्लेगरिज्म पाया गया, कोई पेपर छापा जिसमें प्लेगरिज्म पाया गया और उसमें वो को ऑथर थे, तो उनको बहुत हाई पोस्ट पर रहते हुए भी दे हैड टू रिजाइन, और उनको नौकरी से छोड़ना पड़ा. तो ऐसी गलती आप लोग कभी मत करिएगा. और इसी तरीके से अपने पेपर में भी किसी का नाम एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है. जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है एक्चुअल में रिसर्च, सिर्फ दे शुड बी लिस्टेड एज ऑथर्स और को ऑथर्स ऑफ द पेपर. तो टाइटल पेज पे हम सबसे पहले टाइटल देते हैं, उसके बाद हम ऑथर्स की डिटेल्स देते हैं, और उसके बाद उनका एफिलिएशन भी देते हैं. एफिलिएशन जो भी इंस्टीट्यूट से वो इस समय एफिलिएटेड है, जिस समय वो रिसर्च वर्क कंडक्ट किया गया है, उस समय वो किस इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड थे. ये रिसर्च वर्क जहाँ पे किया गया है वहां पे वो किस रिसर्च इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड थे, वो एफिलिएशन माना जाता है. उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन और पब्लिकेशन भी, कई जर्नल्स जो है वो डेट ऑफ सबमिशन भी मांगते हैं. सो द टाइटल पेज जो है उसमें टाइटल और ऑथर्स की डिटेल होती है. हाँ, इसमें एक डिटेल और होती है कि इसमें आप ऑथर्स में से एक कोई ऑथर जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑथर होते हैं. तो करस्पॉन्डिंग ऑथर की ईमेल आईडी भी आजकल दी जाती है. उनका एड्रेस तो पूरा डिटेल्ड एड्रेस तो हमें सारे ही ऑथर्स का देना होता है, लेकिन जो भी करस्पॉन्डिंग ऑथर है उनके ऊपर हम एस्ट्रिक मार्क कर देते हैं, या हम कुछ मेंशन कर देते हैं, ए बी सी कुछ कर देते हैं, और फिर हम बता देते हैं कि ही ए विल बी द करस्पॉन्डिंग ऑथर और उनकी ईमेल एड्रेस ये है. तो जिसको भी करस्पॉन्डेंस करनी है, मान लीजिए 10 ऑथर है किसी पेपर में, तो 10 से तो बात नहीं करी जा सकती. एक जना होगा जिससे की बात करी जाएगी. पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एक ही ऑथर होगा जो कि सबमिशन वगैरह करेगा, सारी फॉर्मेलिटीज करेगा सबमिशन से रिलेटेड, और जो कि किसी को भी अगर उससे करस्पॉन्डेंस करनी है तो वो उन करस्पॉन्डिंग ऑथर से करेगा. तो वो करस्पॉन्डिंग ऑथर भी हमको मार्क करना होता है ऑन द टाइटल पेज. इसके बाद वी प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट जो है
लगभग 150 से 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट हमें देना होता है, जिसमें कि हम पूरी रिसर्च की समरी देते हैं, जिसमें कि हम रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, की फाइंडिंग और कंक्लूजन, इतनी सारी जानकारी हम एब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ जो है अलग अलग जगह की अलग अलग वेरी होती है। कई जर्नल्स में इसकी वर्ड लिमिट होती है, तो ये आप जब भी सबमिशन कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से ये देख लें कि वहाँ वर्ड लिमिट कितनी है। कोई जर्नल्स जो है वो बहुत शॉर्ट 150 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, कहीं पे 200 तक का मांगा जाता है और कहीं पे 250 वर्ड तक का एब्स्ट्रैक्ट भी मांगा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम पूरी समरी देते हैं अपने वर्क की, उसमें रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स के बारे में हम बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट भी होता है। स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट मतलब जिसको कि बिल्कुल अलग से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक एब्स्ट्रैक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है पेपर का सबसे इनिशियल पार्ट है, देख रहे हैं आप, टाइटल पेज के बाद सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, लेकिन इसको सबसे एंड में लिखा जाता है। दिस इज रिटन एट द लास्ट। जो लास्ट में क्यों लिखा था? इट इज इजियर टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर यू कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट। जब आपने बाकी सारी रिपोर्ट, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन भी देना है, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात करना है, मेथोडोलॉजी के भी बारे में बात करना है, फाइंडिंग्स की फाइंडिंग्स क्या है और कंक्लूजन्स क्या है, इन सब के बारे में बात करना है। तो जब हम बाकी सारे सेक्शंस लिख लेते हैं पेपर के, तो इसको हम सबसे एंड में लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट को। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स। कई जर्नल्स में या कई थीसिस में या कई तरीके की रिपोर्ट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स मांगी जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिस्टिंग की जाती है सारे सेक्शंस और सबसेक्शंस की, और उनके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स के साथ, कि ये चैप्टर इस पेज नंबर में मिलेगा या ये सेक्शन इस पेज नंबर में मिलेगा, एंड सो ऑन। टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होता है कि रीडर को आराम से नेविगेट करने में आसानी होती है। अगर मान लीजिए मुझे सीधे मैथोडोलॉजी देखनी है, तो मैं मैथोडोलॉजी के देखा मैंने पेज नंबर इतने पे है, मैं सीधे वहां पे चला जाऊंगा। या मुझे देखना है कि ये फिगर कौन से पेज नंबर पे है या ये सेक्शन सबसेक्शन कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, आई कैन डायरेक्टली नेविगेट टू दैट पेज। इसके बाद इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या देते हैं? आप बैकग्राउंड देते हैं अपने रिसर्च का। उसमें आप रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या था, ब्रॉडर फील्ड से आप शुरू करते हुए और रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूरी उसमें डिस्कस करते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि क्या गैप था नॉलेज में, जिसको कि हम हमारी रिसर्च, ये हमारा रिसर्च पेपर एड्रेस करना जा रहा है। क्यों ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर वी ट्राइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को भी हम बहुत क्लियरली स्टेट करते हैं इन द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिसको कि हमारी रिसर्च आंसर करना चाहती है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करने हैं अपनी रिसर्च के थ्रू, दे आर गिवन इन द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम अपने काम की सिग्निफिकेंस भी बताते हैं, क्यों हमारी रिसर्च इंपॉर्टेंट है और क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, व्हाट विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन टू द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज, दैट इज आल्सो गिवन इन द इंट्रोडक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कोप एंड लिमिटेशंस, कि हमारी रिसर्च का क्या स्कोप है, क्या क्या चीजें हमारी इस रिपोर्ट में कवर हो रही हैं, इस रिसर्च में, इस पेपर में, what are the things that we are covering in this report, in this paper, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। देखिए लिमिटेशंस रिपोर्ट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, कि कोई भी रिसर्च जो है वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत ही करी जाती है, और जो भी कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत करी जाती है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, कि ये दीज वर द लिमिटेशंस, दीज वर द बाउंड्री कंडीशंस विद इन विच दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड, सो दैट कि जब कोई और जना उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, देन दे मस्ट नो कि ये रिसर्च इन लिमिटेशंस के तहत की गई थी, और तब हमें ये रिजल्ट्स मिले थे। अगर हम इसमें ये लिमिटेशंस हटाते हैं या हम और कुछ करते हैं, तो कैसे इस रिसर्च को रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें इंट्रोडक्शन में देनी होती हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हमें जैसे कि हमने पहले भी समझा, लिटरेचर रिव्यू में हम जो भी लिटरेचर है अपने फील्ड का, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करते हैं, और हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है हम उससे उसको रिलेट करते हैं। इसमें हम रिसर्च पेपर्स को, रिव्यू आर्टिकल्स को फोकस करते हैं, और क्योंकि उससे ही हमें सबसे अच्छा क्रेडिबल सोर्सेज हो है हमारे पास एविडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। हम सिंथेसिस करते हैं, वी सिंथेसाइज द फाइंडिंग्स, जो भी प्रीवियस स्टडीज हुई हैं, जो पुराना लिटरेचर जो हमें पेपर मिल रहे हैं, उसकी फाइंडिंग्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या थीम रही है उसके अंदर,
what are the trends, what are the gaps in the literature that we have to address. इसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू में थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे हम कोई भी थ्योरी है, रेलिवेंट थ्योरी है, उसको डिस्कस करते हैं, या क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो भी हमारे रिसर्च से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर बताते हैं। एट द एंड हम क्रिटिकल एवेल्यूशन करते हैं, जो भी हमने इतनी सारी बातें बताई रिव्यू में, रिसर्च पेपर्स के रिलेटेड फाइंडिंग्स प्रीवियस स्टडीज में क्या हुई हैं, क्या थ्योरीज है या क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं, इस सब के बारे में जो हमने बात करी हम उसको क्रिटिकल एवेल्युएट करते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएशन करते हैं, और वहां पे हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द प्रीवियस स्टडीज। तो आई थिंक कि यहाँ पर हमें आज का टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई लीव यू टुडे विद द सेकंड क्वेश्चन. This is the second question. What is the importance of ethical considerations in research writing? I am going to open the chat box now. Chat box will remain open for the next 5 minutes. You can give your answers after writing your roll number. Thank you so very much for your time. Thank you.